हेलो दोस्तों, मैं दमलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं दमलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास भाग 2 का चैप्टर लेते हैं 8वां किसान जमींदार और राज्य। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 50 से ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन आंसर और साथ ही में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी बोर्ड परीक्षा 12वीं की जो दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की ओर से। अब हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 16वीं चतुर्वेदी सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वह संख्या थी। यानी कि गांव में रहने वाले लोगों की संख्या बतानी है। 85%, 75%, 65% या 95%। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा ई है, जो हो जाएगा हमारा 85%। यानी कि 85% लोग हैं जो गाँव में रहते थे। अब हमारा क्वेश्चन लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसलों के हिस्सों के दावेदार थे। यानी कि जितने वर्ग जे यानी कि वर्गों के बारे में बताना है कि कौन कौन से वर्ग थे। दो वर्ग थे वो फसलों से यानी कि कृषि से जुड़े हुए थे, दोनों हिस्सेदार थे। ए में दिया गया व्यापारी और शिल्पकार, बी में दिया गया छोटे खेतिहर और भूमि संभ्रांत, सी में दिया गया विजेती जो विदेशी यात्री गण तथा राज विरोधी शक्तियाँ है, और डी के अंदर दिया गया शराब तथा ग्रामीण उद्योगपति। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। जो छोटे खेतिहर व भूमि संभ्रांत किसान है वो भी हुआ करते थे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बारी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी। यानी कि भारतीय गांवों के अंदर बाहर ताकतें दाखिल हुई थी, वे कौन कौन सी ताकतें थी? मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा बाजार या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि 16वीं सदी जो सदी थी इसके अंदर जो मुगल भी आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, मुद्रा और बाजार जो बाजारीकरण वो भी बढ़ा था। इस प्रकार से हमारा है जो सभी यानी कि डी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। यानी कि ऐतिहासिक स्रोत है उसमें कौन कौन से शामिल है? ऐतिहासिक ग्रंथ है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज है, उस कला से बनी इमारतें, स्मारक है, उपयुक्त सभी। यानी कि मुगल काल जो इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनके स्रोत कौन कौन से हैं? जो ऐतिहासिक ग्रंथ ये भी हो सकते हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज है ये भी हो सकते हैं, उस कला से बनी स्मारक यानी कि बड़े बड़े भवन है और बनेंगे जो भी किले वो भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये जो डी यानी कि ऑप्शन डी है जो हमारा क्या हो राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों किसानों के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। यानी कि मुगल काल के जो भारतीय है जो फारसी स्रोत है वो किसानों के लिए क्या नाम पर करते थे? रैयत या रियाया, मुजरियाना, असमी या किसान, उपयुक्त सभी। यानी कि जो फारसी या भारतीय और फारसी जो है जो किसान होते थे उसके लिए रैयत भी नाम आता था, मुजरियान भी आ जाता, अजमी कौन कौन से आते थे? इसके अंदर है जो क्या दिया गया है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसके किसानों को सभी नामों से पुकारा जाता था, क्योंकि रैयत है वो भी बुलाया जाता था, मुजरियान भी कहा जाता था, असमी किसान भी कहा जाता। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं छठे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। यानी कि मुगल काल जो था 17वीं जो भी सदी है उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा फसलें कौन कौन सी उगाई जाती थी? अधिकतर फसलें चावल, गेहूँ, ज्वार तथा बाजरा, या फिर चाय, कॉफ़ी, नील, तिलहन, दाल, अफीम आदि, या उपयुक्त में से कोई विकल्प ठीक नहीं है। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। चावल, गेहूँ, ज्वार, यानी कि चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, ये प्रमुख रूप से उगाए जाते थे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं सातवें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। यानी कि बाबर के द्वारा जो भी याद रखने की जो संस्मरण है उसका मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक कौन सी है? तुझक बाबरी एवं तुर्की, ये सही है, या फिर बाबरनामा तथा फारसी, तारीख बाबर तथा उर्दू, तीर के हिंदुस्तान एवं हिंदवी। इसका राइट आंसर है तुझे की बाबरी। यानी कि तुझे की बाबरी जो संस्मरण है जो बाबर ने लिखा था और उसकी भाषा क्या थी? तुर्की भाषा से संबंधित था। इस प्रकार से ऑप्शन है जो ए है जो राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं आठवें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। यानी कि भूखमरी और महामारी आने के कारण जो आबादी में क्या गिरावट आ गई थी, आबादी बहुत कम हो गई थी। कितनी हो गई थी? 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़? कितनी हो गई थी? इसका राइट आंसर है जो बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 करोड़। यानी कि 5 करोड़ है जो आबादी प्रमुख निकटतम पहुंच गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी।
अब हम क्वेश्चन लेते हैं नौवा। नौवे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि खरीफ की फसल है जो किस ऋतु में होती है, यानी कि किस कौन सी ऋतु के अंदर खरीफ की फसल है जो उगाई जाती है और वो पनपती है, शीत में, पतझड़ में, बसंत में या कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि पतझड़ के अंदर है जो ऋतु आती है उसके अंदर खरीफ की फसल है जो खरबूजा वगैरह खरीफ की फसल है जो आसानी से यानी कि अधिक उपजाऊपन होती है, और इसकी उपज खरीफ की फसल है जो पतझड़ के अंदर होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं 10वें के अंदर रबी की फसल के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा गया है कि रबी की फसल है जो किस ऋतु में होती है। रबी की फसल वसंत में होती है, ग्रीष्म में होती है, वर्षा में होती है या पतझड़ में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के अंदर जो रबी की फसल है जो क्या होती थी, है जो होती है फसल, यानी कि उपज होती है। क्वेश्चन देखते हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आइन के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, यानी कि आइन अकबरी जो अबुल फजल की जो एक करती थी लिखी हुई थी अकबर के नाम से, यानी कि अकबर के जीवन के संबंध में जो आइन अकबरी लिखी हुई थी उसके अंदर दिया गया है कि जो आइन जो सिंचाई के वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी, यानी कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में 5 होती थी, 3 होती थी, 4 होती थी या 7 होती थी। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि बी, यानी कि 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3 फसलें होती थी। कितनी होती थी? 3 फसलें हैं जो सिंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर वर्ष में कुल फसलें होती थी। क्वेश्चन देते हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आइन हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुएं मौसमों को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी वह संख्या है। यानी कि हमें यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर ध्यान रखने की योग्य बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर केवल और केवल आगरा की फसलें पूछी है। आगरा की फसलें हैं जो कितनी उगाई जाती थी, यानी कि मौसम के अंदर कितनी किस्मों की जो फसलें हैं जो उगाई जाती थी, यानी कि आगरा के बारे में पूछा है, न कि दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए 39, 49, 59 या 69। इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा 39, यानी कि 39 फसलें हैं जो प्रकार किस्म की फसलें हैं जो उगाई जाती थी। कहाँ पर? आगरा के अंदर उगाई जाती थी। अब क्वेश्चन देखते हैं 13वें में दिया गया है कि आइन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी वह संख्या कितनी है, बताइए। यहाँ पर देखिए मैंने पहले बताया था और ध्यान रखने की बात यही है कि एक बार आगरा का पूछा है और दूसरी बार दिल्ली का पूछा है। दिल्ली का पूछे तो ऑप्शन अलग आएगा, और जो आगरा के है जो वो ऑप्शन है जो अलग आएगा। इसमें दिया गया 33, 43, 53 या 63। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43, यानी कि 43 हो जाएगा। और जो दिल्ली के अंदर है जो कुल मिलाकर 43 होती है और आगरा के अंदर कितनी होती है 39, यानी कि 39 फसलें होती है। जो आगरा से दिल्ली पूरी देखें तो 4 फसलें किस्म की फसलें हैं जो ज़्यादा उगाई जाती है। क्वेश्चन देखते हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम बताइए। यानी कि फसल जो थी अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी, यानी कि अफ्रीका से और स्पेन से रास्ते आई थी। मक्का थी, गेहूँ, चावल या कपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का है जो फसल है जो कहाँ से आई थी? अफ्रीका और स्पेन के मार्ग से होकर भारत में पहुँची थी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 15वें के अंदर दिया गया है कि 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां हैं जो भारत में नई दुनिया से लाई हुई तो उनमें शामिल थी, यानी कि 17वीं शताब्दी के अंदर जो भी फल और सब्जियां हैं जो भारत के अंदर लाई गई थी, यानी कि 17वीं शताब्दी के अंदर लाई गई फसलों के बारे में बताना है कि कौन कौन सी थी। टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास या पपीता, भिंडी, आलू, आम, जामुन तथा टमाटर, या फिर पपीता, नींबू, अनार, बादाम तथा मूली। इसमें अंदर है जो कौन सी फसल है जो 17वीं शताब्दी के अंदर भारत में पहुंची थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में अंदर दिया गया कि टमाटर, आलू, मिर्च तथा अनानास तथा पपीता है जो भारत के अंदर आई थी। कब आई थी? 17वीं शताब्दी के अंदर आई थी। नई दुनिया से लाई गई थी। नई दुनिया यानी कि अमेरिका से आई गई थी। नई दुनिया का मतलब अमेरिका भी ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 16वें के अंदर दिया गया है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि हिस्सा हुआ करते थे जो सामूहिक ग्रामीण समुदाय। पत्रकार, पटवारी, पंचायत, खेतिहर किसान पंचायत और गांव का मुखिया जिसे मुकदम भी कहा जाता है, सरपंच यानी कि मुकदम, विधायक, डॉक्टर तथा साहूकार या फिर किसान, अध्यापक तथा पंडित। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर खेतिहर किसान और पंचायत और गांव का मुखिया मुकदम है इसके क्या होते थे? इनके एक समुदाय के अंदर जुड़े हुए होते थे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 17वें में दिया गया कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता है, यानी कि पंचायत का सरदार जिसे हम सरपंच भी कहते हैं उसको क्या कहा जाता था? मुकदम या मुखिया, अमील या अमीर, चौधरी या सरपंच, पंच या पितामह। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकदम या मुखिया।
यानी कि मुगल काल में इसे मुकदम या मुखिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन है जो ए राइट हो जाएगा, मुकदम या मुखिया कहा जाता था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 18वां। 18वें के अंदर दिया गया कि गांव के मुखिया मुकदम या मंडल का मुख्य कार्य क्या था। अभी हमने देखा था कि गांव के मुखिया को मुकदम कहा जाता था, लेकिन इसके बारे में पता नहीं इसका कार्य क्या था। तलाक क्या विवाह कराना? ये भी बिल्कुल नहीं था। और बी के अंदर दिया गया गाँव की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब व अपनी निगरानी बनवाना। या फिर सी में दिए गए गांव के लोगों के लंगर बनाकर अपने देख रेख में सभी को लोगों को बंटवाना। ये भी गलत है। इसका ऑप्शन है जो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, क्योंकि गांव की आमदनी आमदनी आने वाले जो अन्न जो भी हम बेचते हैं उसकी सबकी खर्चा और हिसाब किताब रखना और उसकी निगरानी में क्या है, सभी है जो वस्तुओं को निर्मित कराना यानी कि बनवाना है जो सरपंच का क्या था, मुख्य कार्य हुआ करता था। अब हम देखते हैं 19वें के अंदर दिया गया है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं, यानी कि भारत के कौन से भाग में राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं। राजस्थान हम देखते हैं पूरा पश्चिम में आता है और महाराष्ट्र है जो नीचे की साइड में आता है भारत के दक्षिण की तरफ, लेकिन दक्षिण में पूरा दक्षिण में नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम बता सकते हैं कहाँ पर आता है, पश्चिमी में आता है, दक्षिणी में आता है, पूर्वी में या उत्तरी में। इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी अंदर, यानी कि राजस्थान पश्चिम अंदर आता है तो महाराष्ट्र क्या इस तरफ होता है, भारत के अंदर इस साइड में स्थित है, इसलिए क्या आता है पश्चिमी के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों ही भारत के पश्चिमी भाग के अंदर आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 20 के अंदर दिया गया है कि 20वें के अंदर दिया गया खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मिरास या वतन कहा गया, उनका संबंध मुख्यतः किस देश से, देश के जिस क्षेत्र से होता है उसका नाम बताना, यानी कि क्षेत्र के नाम बताना है। जैसे क्या है, दस्तकारों वो खाली पड़ी रहती है और उपजाऊ थी लेकिन क्या बंजर पड़ी रहती है, एकदम खाली पड़ी, किसी कोई भी यूज़ नहीं लेता था, जिन्हें जो ऐतिहासिक जो भाषा है उसके अंदर मिरास या वतन का जिसका जो संबंध है किस क्षेत्र से, मैसूर से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से है, किससे है, इसका जो क्षेत्र है वो किससे है, यानी कि वहाँ ऑप्शन ऑप्शन डी है जो दिख नहीं रहा था इसलिए यहाँ पर लाए, मैसूर में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मणिपुर, कहाँ किससे संबंधित वो क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित है। जो खाली पड़ी उपजाऊ है मिट्टी वो क्षेत्र है जो किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 21वें के अंदर दिया गया अकबरनामा की रचना किसने की, यानी कि अकबरनामा जो रचना है उसकी किसने रचना, उसने किसने लिखा था, ये कीर्ति उसकी रचना किसने की थी, फिरदौसी ने, अबुल फजल ने, बर्नी ने, मिन्हाज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, अबुल फजल ने इसकी रचना की थी, यानी कि कीर्ति की रचना की थी। अकबरनामा की रचना है जो किसने लिखी थी, अबुल फजल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 22 के अंदर दिया गया है कि आईन ए अकबरी अकबरनामा के किस खंड से है जो संबंधित है, यानी कि आईन अकबरी है जो अकबरनामा से ली गई है, अकबरनामा है जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, तो किस खंड से संबंधित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है जो तृतीय, क्या हो जाएगा, सी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 23वां। इसके अंदर दिया गया किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया, बाबरनामा, हुमायूं अकबरनामा या तवाक़े अकबरी, यानी कि किस में अंदर जो जलवायु है भारत की उसके अंदर बताया गया है। इसका राइट आंसर बाबरनामा, यानी कि बाबर ने लिखी कीर्ति है जो बाबरनामा उसके अंदर है जो सभी प्रकाश डाला गया है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 24वां। इसके अंदर दिया गया अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी, यानी कि सूबों की संख्या बताने 10, 12, 15 या 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, 15 सूबे थे अकबर के समय, जो सूबों की संख्या है जो 15 थी, कितनी थी, 15। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 25वां। इसके अंदर दिया गया अबुल फजल की जीवनी आईन अकबरी किस भाग में वर्णित है, यानी कि अबुल फजल की जो भी अकबरनामा उसके अंदर आईन अकबरी है जो तीसरे भाग में लिखी गई थी, और आईन अकबरी के किस भाग के अंदर है जो अबुल फजल की जीवनी लिखी गई, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ या तृतीय या पंचम भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, पंचम भाग के अंदर है जो अबुल फजल की क्या लिखी गई थी, जीवनी लिखी गई है, क्या जीवनी लिखी गई है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 26वें के क्वेश्चन के अंदर दिया गया किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है, आईन अकबरी, तवकाते अकबरी, हुमायूंनामा, बाबरनामा। इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि आईन अकबरी के अंदर क्या बताएगा, खेतों की जुताई कैसे की जाती है, करों की वसूली कैसे की जाती है, राज्य व जमींदार क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब हम क्वेश्चन देते हैं 27वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि अबुल फजल की कीर्ति है जो अकबरनामा है एवं आईन अकबरी मूलत किस भाषा में लिखी गई, इसकी भाषा बतानी। अकबरनामा जो आईन अकबरी है इसकी भाषा क्या लिखी गई, उर्दू है, फारसी, अरबी या हिंदी। इसकी भाषा क्या होगी, इसकी भाषा है जो क्या होती है, फारसी, यानी कि फारसी भाषा के अंदर अकबरनामा और
जो आईन अकबरी है जो लिखी गई है, किस भाषा में? फारसी भाषा के अंदर लिखी गई है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की थी। अकबर की आलोचना भी हुई थी, और किस विद्वान ने इसकी आलोचना है जो की थी? आलोचक कौन था? फिरदौसी, बर्नी, बंदायूनी या मिनाज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है बंदायूनी, यानी बंदायूनी ने इसकी क्या की थी? अकबर की आलोचना है जो की थी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 29वीं क्वेश्चन दिया गया है, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? खालसा भूमि, इसके ऊपर अधिकार किसका था? सम्राट का था, जागीरदार का, जमींदार का, किसान का? इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा क्या? सम्राट का है जो अधिकार था, खालसा भूमि पर अधिकार सम्राट का हुआ करता था। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने तो अकबर ने किसे नियुक्त किया था? यानी कि खालसा की जो भूभाग होता था उसका देखभाल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? यानी कि कब पूछा गया? 1563 के अंदर पूछा गया। ध्यान रखने की बात है, मुजफ्फर खान को, एतमाद खान को, टोडरमल को, बैरम खान को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी है जो एतमाद खान है उसको रखा गया था। कब रखा गया? एतमाद खान को 1563 ईस्वी में इसकी खालसा भूभाग उसकी देखभाल करने के लिए रखा गया था। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे हम देखते हैं और क्वेश्चन आंसर। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 31वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध है जो राजा टोडरमल से है? यानी कि किस भू राजस्व की प्रणाली, यानी कि जो भूमि का राजस्व है उसकी प्रणाली का संबंध है जो राजा टोडरमल से? बटाई की, जरी, कनकुल, जब्ती? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन है जो डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब्ती है जो टोडरमल से संबंधित थी। क्वेश्चन लेते हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? यानी कि उर्वर भूमि को क्या कहा जाता है? पोलज, परती, साक्षर, बंजर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलज। क्या कहा जाता था? पोलज है, ये ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। उर्वर भूमि को पोलज कहा जाता था। क्वेश्चन लेते हैं 33वां। इसके अंदर दिया गया कि पोलज एवं परती भूमि से सामान्यतः उपज का जो भूमि कर वसूल किया जाता था वो कितना था? यानी कि भूमि से कर वसूल किया जाता था वो कितना था? 1/, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5? इसका राइट आंसर है जो बी ऑप्शन राइट हो जाए। कितना था? 1/3, यानी कि तीजी पौती। अब क्वेश्चन देते हैं 34वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है दोस्तों की जरीवाना एवं महाशिलाना कर है जो किसके समय में लागू किया गया था? एक दो कर है, करों के नाम दिए गए जरीवाना और महाशिलाना जो किसके समय में लागू किया था? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या शेर शाह? किसका राइट आंसर है हो जाएगा डी ऑप्शन है। ऑप्शन डी में दिया गया शेर शाह। शेर शाह के समय में है जो महाशिलाना और जरीवाना दो कर है जो क्या के लागू किए गए थे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 35वां। इसके अंदर दिया गया भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? यानी कि क्रांतिकारी सुधार किसने किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह ने, अकबर ने? इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में अंदर दिया गया शेरशाह। शेरशाह ने दो जरीवाना और क्या था एक और करता, यानी कि वो दोनों ही क्या थे? सलाए गए थे। यानी कि शेरशाह ने जरीवाना और महाशिलाना दो जो कर है जो सलाहे थे, इसलिए उन्होंने क्या क्रांतिकारी जो सुधार किए थे। क्वेश्चन लेते हैं 36वां। बात है बाबर से संबंधित, यानी कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था? 1515 में, 1519, 1521 ईस्वी में या फिर 1526 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा 1519 ईस्वी में अंदर जो बाबर ने भारत में पहला आक्रमण किया था। कब किया था? 1519 के अंदर किया था। और 26 में पानीपत का जो है आक्रमण हुआ था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 37वें क्वेश्चन के अंदर दिए गए कि बाबर ने भारत के किस भूभाग पर पहला आक्रमण किया था? यानी कि पहला आक्रमण कब किया था? 1919 में। किस क्षेत्र पर किया गया था वो बताना है। बैरा, खुशब, सेना, पानीपत, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है जो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बैरा, खुशब और सेनाब की जगह पर आक्रमण किया था बाबर ने। पहला आक्रमण भारत में इन जगह पर किया था। क्वेश्चन लेते हैं 38वां। बाबर ने बद्स खां कब जीता था? यानी कि बद्स खां है जो कब जीता था? 1515 में, 1519, 1520, 1527? इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी और 1520 के अंदर बद्स खां को जीता था। बद्स खां को। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 39वां। इनमें दिया गया पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1520, 1525, 1526, 1529? इसका राइट आंसर है जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी 1526 के अंदर जो प्रथम लड़ाई हुई थी। अब क्वेश्चन देते हैं 40वां। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था? यानी कि रण कौशल का बताना। हस्ती सेना, पदादी, तुलगामा? इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी के अंदर तुलगामा है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिएगा 41वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत है जो कब हुआ था?
1520, 1525, 1526 या 1529, इसका राइट आंसर है जो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1526 के अंदर पानीपत के युद्ध में इसका क्या हो गया था, शासन का अंत हो गया था। अब क्वेश्चन लेते हैं 42वां। इसके अंदर दिया गया बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है, यानी कि कलंदर कलंदर क्यों कहा जाता है। उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त कोष को अपने सैनिकों के साथ समुद्र के बीच में दोनों हाथ से लुटा दिया था, या फिर वह बड़ा साम्राज्यवादी था। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, इसलिए इसे पुरंदर कहा जाता है, यानी कि कलंदर कहा जाता था। क्या कहा जाता है, कलंदर। क्वेश्चन दिया गया 43वां। 43वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि बाबर के समय संदेरी का दुर्ग है जो किसके अधिकार में था, यानी कि किसके अधिकार में था। बाज बहादुर, मेदिनी राय, राणा सांगा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मेदिनी राय के अधिकार अंदर जो संदेरी दुर्ग था। अब क्वेश्चन लेते हैं 44वां। 44वां अंदर दिया गया खानवा का युद्ध कब हुआ था। 1526, 1527, 1529, 1530। इसका राइट आंसर है हो जाएगा 1500। कब हुआ था, 1527 के अंदर हुआ था। बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा, 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 45वां। इसके अंदर दिया गया घाघरा का युद्ध कब हुआ था। 1526 में, 1527 में, 1529 में, 1530 के अंदर। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 1529 के अंदर घाघरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1529 के अंदर। अब क्वेश्चन लेते हैं 46वां। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था। चंदेरी के, खानवा, घाघरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घाघरा है जो अफगानों ने सरदार है उनको पराजित कर दिया था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 47वां। इसके अंदर दिया गया भारत ने बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। पूर्व बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूर्व बंगाल से लेकर दक्षिण ग्वालियर तक, पश्चिमी से गुजरात से लेकर दक्षिणी कर्नाटक तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, बी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व बंगाल से लेकर दक्षिण ग्वालियर तक है जो बाबर का साम्राज्य फैला हुआ था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 48वां। 48 क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि बाबर के संस्करण का नाम क्या है। इनके संस्करण जो कृति है उसका नाम क्या है। तुजू के बाबरी, तुजू के जहांगीरी, जफरनामा, इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये है जो ऑप्शन के अंदर दिया गया तुजू के बाबरी। इस नाम से पता चलता है इसका संस्करण नाम क्या था, तुजू के बाबरी, जो आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 49 के अंदर दिया गया हुमायूं को माँ का नाम क्या था, यानी कि हुमायूं की माँ का नाम बताना है। जो अकबर के वह दादी था उसका नाम बताना है। मईम बेगम था, जेबुनिसा था, गुलबदन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या था, मईम बेगम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा है जो राइट हो जाएगा। मईम बेगम था जो हुमायूं की माँ का नाम था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 50वें की ओर। नूरजहाँ का शासनकाल कितना था, यानी कि नूरजहाँ जो से शाहजहाँ की पत्नी उसका शासनकाल कितना था। 1611 से 1627 तक, या फिर 1670 से 82 तक, 1675 से 85 तक, या फिर डी ऑप्शन दिया गया कि 1688 से 1700 तक। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर है जो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यानी 1611 से लेकर 1627 तक है जो नूरजहाँ का शासनकाल रहा था। अब 51 क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं औरंगजेब ने अपने जीवन में अंतिम क्षण कहाँ बिताए थे। अपने जीवन के अंतिम क्षण यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी। पश्चिमी भारत के अंदर, पूर्वी भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर, या दक्षिणी भारत के। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत के अंदर अपने जो क्या जीवन का अंतिम क्षण बिताए थे। कहाँ पर बिताए थे, दक्षिणी भारत के अंदर अपने अंतिम क्षण। अब यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 52वां। इसके अंदर दिया गया है कि बाबर नामा की रचना किसने की थी। बाबर नामा अकबर ने की थी, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या बाबर ने। इसका दोस्तों नाम देकर पता चल सकता है कि बाबर नामा की रचना है जो बाबर ने की थी। किसने की थी, बाबर ने, जो डी ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं 53वां। इसके अंदर दिया गया कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। किसकी दरगाह पूछी गई है, शेख सलीम चिश्ती की। दिल्ली के अंदर, ग्वालियर के अंदर, आगरा के अंदर, या फतेहपुर के अंदर। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी है उसको वहाँ पर क्या थी इसकी है जो दरगाह हुआ करती थी। अब हमारा क्वेश्चन लेते हैं लास्ट और फर्स्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन लेते हैं 54वां। 54वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था। जामा मस्जिद इसका निर्माण है जो किसके काल में हुआ था, यानी कि उस शासनकाल किसका था, अकबर का था, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसका है शाहजहां। यानी कि दोस्तों इस कुल मिलाकर हमने 54-55 क्वेश्चन के बारे में बात की, और इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा और लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा और अगले किस टॉपिक पर बनाना है वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।